नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रत्यूष में। मार्च का करंट अफेयर है। 10 क्वेश्चन हमारे पास हैं, अलग अलग टॉपिक्स के हैं और उनको हम देखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि कुछ नीचे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको आप पढ़िए, देखिए इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है और उसी के हिसाब से यहाँ पर जो ऑप्शन है उनको आप मार्क करिए, क्या सही है क्या गलत है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो भी ग्रुप ए के, वो कोई कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट के 2 साल के बाद तक बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कैग, जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, वो योग्य होता है, एलिजिबल होता है कि वो अपने ऑफिस के ख़त्म होने के बाद दूसरा ऑफिस पकड़ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। तीसरा स्टेटमेंट हमारा कहता है यूपीएससी का जो मेंबर है वो अपने टर्म के एक्सपायरेशन के बाद, जब उसका ऑफिस का टर्म ख़त्म हो गया उसके बाद भी वो रीअपॉइंटमेंट के लिए योग्य है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके पास हैं। 5 सेकंड का टाइम आप लीजिए, इसको देखिए और बताइए कि ये इसमें से क्या सही है। तो गाइज आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो। ऑप्शन जो हमारे हैं वो हैं ए ओनली, ए एंड बी ओनली, ए बी सी और सी ओनली। तो मैं अगर आपको इसका आंसर बताऊं तो इसमें सिर्फ पहला करेक्ट है। ये दोनों स्टेटमेंट बी एंड सी ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है ज़रा देखते हैं। जो कैग है वो एलिजिबल नहीं होता है, ही इज़ नॉट एलिजिबल। वो अपने ऑफिस के बाद दूसरा कोई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या किसी स्टेट के गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं ले सकता है। ऐसे ही स्टेटमेंट नंबर 3 जो है उसमें यूपीएससी के जो मेंबर हैं वो उनका टर्म ऑफिस का ख़त्म हो गया तो फिर उस ऑफिस के लिए रीअपॉइंटमेंट उनका नहीं हो सकता, टू दैट ऑफिस, याद रखिए वहाँ पर रीअपॉइंटमेंट उनका नहीं हो सकता है। तो इसलिए सिर्फ पहला स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अगर आपका ऑप्शन ए आ रहा है सही है तो बहुत सही है, वरना अगर गलत है फिर भी आगे अगला क्वेश्चन है। बाकी कई क्वेश्चन है, अभी 10 क्वेश्चन है पूरे, आप उसमें देख सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अभी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी को राज्यसभा में जो नॉमिनेट किया गया वो किसने किया, किस पोस्ट के व्यक्ति ने किया। प्रेसिडेंट था, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये करंट क्वेश्चन है, सोचिए देखिए, 5 सेकंड का टाइम लीजिए आप। आंसर मैं आपको इसका बताऊं तो इसका आंसर बिल्कुल प्रेसिडेंट है। और आर्टिकल 81A के अंतर्गत प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो 12 लोग को नॉमिनेट कर सकता है। तो उसी के अंतर्गत इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी को नॉमिनेट किया है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पर भी कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है। कहा जा रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ने जारी की, इसका 18वां एडिशन था। अगला स्टेटमेंट है कि 156 कंट्रीज़ में से इसमें से स्वीडन ने टॉप किया। इंडिया 140वें से गिरकर 144वें स्थान पर आ गया। और साथ ही साथ इंडिया अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसमें नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी नीचे है सबसे। तो ऑप्शन अगर आप देखें तो इसमें कहा जा रहा है ए ओनली, सी एंड डी ओनली, बी सी एंड डी और ए बी सी डी। तो 5 सेकंड का टाइम लीजिए इस क्वेश्चन में आप, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसके अगर आंसर की बात करें तो इसमें से पहला स्टेटमेंट जो है वहाँ पर 18th नहीं 8 होगा। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है इसका 8वां एडिशन हुआ और बाकी चीज़ें इसके बारे में सही है। और ऐसे ही 156 नेशन सही हैं, लेकिन उसमें स्वीडन ने नहीं, फिनलैंड ने टॉप किया है। यहाँ पर इंडिया 144वें स्थान पर खिसक गया, ये बिल्कुल सही बात है। और साथ ही साथ वो नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों से भी नीचे है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सी एंड डी वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी इसमें। फिलहाल पहली बार हम इसको ट्राई कर रहे हैं, अच्छा लगेगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस MCQ की सीरीज़ में साथ बने रहिएगा और इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप देखिए इसको, कोशिश करिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो अभी से याद रखिएगा, उसको नीचे ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ दीज कम अंडर पॉलिटिकल पार्टी व्हिप। व्हिप क्या होती है कि कोई पार्टी है उसके अंतर्गत जो मेंबर हैं, पार्टी जिसको कहेगी उसको
उन्हीं को वोट देना है। ऐसा नहीं है कि आधे किसी और को दे रहे हैं आधे किसी और को दे रहे हैं, तो एक डिसीजन होता है, उसी के सपोर्ट में उनको चलना है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ और नन। इसमें से ऑप्शन क्या होगा, तो आप सोचिए, पॉज कर सकते हैं वीडियो को। इसका जो आंसर होगा वो होगा ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। जो इलेक्टेड मेंबर हैं उन्हीं पर ये विप काम करती है। जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो पॉलिटिकल पार्टी विप के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको सही स्टेटमेंट चुनना है। एनपीटी यानी कि नॉन, अब इसमें कहा जा रहा है कि 1967 में वो अस्तित्व में आई और इसकी 50वीं एनिवर्सरी ये है, अभी हुई। ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है कि ये न्यूक्लियर वेपन और वेपन टेक्नोलॉजी को रोकना, कोऑपरेशन, उसके पीसफुल कोऑपरेशन को बढ़ाना, और साथ ही साथ डिसआर्मामेंट यानी कि जो न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म कर दें, अपने पास से हटा दें, जैसा जर्मनी ने किया, वो डिसआर्मामेंट की बात। अगला स्टेटमेंट कह रहा है आईएईए यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 1957 में बनी और ये न्यूक्लियर कोऑपरेशन को प्रमोट करती है और साथ ही साथ सेफ, सिक्योर और पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करती है। अगला स्टेटमेंट है सारी कंट्रीज़ इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया को छोड़कर एनपीटी के सदस्य हैं। तो ये 4 स्टेटमेंट है, आप इनको देखिए ध्यान से। ऑप्शंस आपके नीचे हैं, ए बी सी डी, बी सी डी या फिर ए और सी। तो इसमें क्या लगता है आप अपना टिक करिए, मैं आपको भी आंसर इसका बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें आप जो सी वाला ऑप्शन देख रहे हैं बी सी एंड डी, ये करेक्ट होगा। ये आपका अगर आंसर आ रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि यहाँ जो पहले वाले स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है वो ये है कि दिस इज़ नॉट 1967, ये 1970 है। 1970 में एनपीटी फोर्स में आया था। तो ये स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये इंडियन ओशियन कमीशन से रिलेटेड है और पहले स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि ये कमीशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पोर्ट लुइस डिक्लेरेशन के द्वारा अस्तित्व में आया 1982 में। इंडिया इसका एक ऑब्जर्वर स्टेट है और अगले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि इंडियन ओशियन कमीशन एकमात्र ऐसा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्षेत्रीय संस्था है अफ्रीका की, जिसमें एक्सक्लूसिवली आइलैंड्स हैं। कई आइलैंड्स इसमें हैं, जैसे यूनियन ऑफ कॉमरोस, रियूनियन, मेडागास्कर, मॉरिशस और सेशल्स। इनका एक एक्सक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन है। अगले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन फ्रेज इंडियन पीएम ने यूज़ किया 2015 में मॉरिशस विजिट में। तो 5 सेकंड लीजिए इस क्वेश्चन में आप। इसके आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन ए एंड बी, ए बी सी एंड डी और ए बी सी डी। तो इसका आंसर जो सही है वो है ऑल आर करेक्ट। जितने स्टेटमेंट है इसमें ए बी सी डी सारे के सारे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो अगर आपका आंसर डी था तो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट इसमें है कि जो बेसल कमेटी है बैंकिंग सुपरविजन के लिए, वो एक इंटरनेशनल कमेटी है और 1974 में वो बनी और इसलिए बनी टू डेवलप स्टैंडर्ड्स फॉर बैंकिंग रेगुलेशन, यानी बैंकिंग के नियमावली, उसके रेगुलेशन के लिए ये बनाई गई। इसमें कुछ 27 कंट्रीज़ और जिसमें यूरोपियन यूनियन एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो 27 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन के सेंट्रल बैंकर्स को मिलाकर ये बनती है बेसल कमेटी। इसका हेडक्वार्टर BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के ऑफिस जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। तो ये आपके तीनों स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। आप इस पर से चूज़ करिए कि कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही। तो इसके लिए थोड़ा टाइम ले सकते हैं। फ़िलहाल ये बेसल से रिलेटेड है, बेसल नॉर्म से। और अगर इसका आप आंसर देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जेनेवा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। यहाँ पर होगा बेसल, क्योंकि बेसल नॉर्म्स ही हैं, नाम ही है उनका। तो बेसल स्विट्ज़रलैंड में इनका हेडक्वार्टर है और बाकी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। तो ए एंड बी ओनली इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब कि ऑप्शन ए बिल्कुल
सही है, बाकी के स्टेटमेंट गलत है। तो अगर आपका ये आंसर था, वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट वन। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव विकास की जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने अभी लॉन्च किया है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि LLP सेटलमेंट स्कीम 2020 को उन्होंने लॉन्च किया है। अभी अभी लॉन्च उन्होंने किया। दूसरा स्टेटमेंट आपको जो मिलेगा वो ये कह रहा है कि LLP एक्ट 2008 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो LLP होते हैं वो एक फ्लेक्सिबल लीगल और टैक्स एंटिटी हैं जो कि अपने पार्टनर्स के साथ इस चीज़ को अलाउ करते हैं कि वो साथ मिलकर इकॉनमी ऑफ सेल यानी कि कमाई कर सकें। तो तीनों स्टेटमेंट ने आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अगर आपको इसके बारे में थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन है तो इसमें जो आंसर है वो ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट गलत है। पहले स्टेटमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लिखा है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये सारे काम नहीं करती है। यहाँ पर जो मिनिस्ट्री होगी वो आ जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ऐसी मिनिस्ट्री है जो कि यहाँ पर LLP स्कीम को जिसने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज इम्पैक्ट ऑफ इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के क्या प्रभाव हैं उसके बारे में बताना है। और ये ध्यान रखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है आपको बताना है। पहला है रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ, दूसरे में बात की जा रही है कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़, इससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कंट्री के नेचुरल रिसोर्स पर, लोकल कम्युनिटीज़ पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ह्यूमन हेल्थ को नुकसान होता है या फिर स्पीशीज़ का कंजर्वेशन होता है। आंसर इसका अगर आप देखेंगे तो इसका एग्जैक्ट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब ये कि जो स्पीशीज़ हैं वो कंजर्व नहीं हो पा रहे हैं, उनका कंजर्वेशन सही से नहीं हो पा रहा है, वही ख़त्म हो रहा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो इसमें आपको चुनना है, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो सुखना लेक है वो अभी 1958 में बनी और वो ली कॉर्ब्यूजियर ने बनाई जो कि बेंगलुरु के आर्किटेक्ट थे। अगला स्टेटमेंट कहा जा रहा है सुखना लेक अभी रिसेंटली डिक्लेयर की गई है एज अ लिविंग एंटिटी या फिर लीगल पर्सन की तरह उनको बताया गया है, जिसके पास राइट्स हैं, उनके कर्तव्य हैं, उनकी लायबिलिटीज़ हैं, जैसा कि एक लिविंग पर्सन के पास होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट सेज कि न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश था जिसने वानगानुई रिवर को एज अ पर्सन डिफाइन किया था, उनको लिविंग स्टेटस दिया था। तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे ऑप्शन है आपके पास A, B, B and C and A, B, C ऑल। सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर अब आप कर ध्यान से, आपको एक बात अगर पता हो कि ली कॉर्ब्यूजियर जो थे वो चंडीगढ़ के आर्किटेक्ट थे, तो चंडीगढ़ के आर्किटेक्ट थे वो बेंगलोर के नहीं। तो यहीं पर इसकी गलती है और इस वजह से स्टेटमेंट नंबर 1 इनकरेक्ट हो जाता है। B और C बिल्कुल ही सही है स्टेटमेंट। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर C होगा, ये B and C इसमें स्टेटमेंट सही होगा। तो गाइज़ ये हमारे कुछ 10 क्वेश्चन थे, हमने इनको देखा पढ़ा। तो यही कहूँगा अगर इससे इन क्वेश्चन को जिस तरह हमने किया उससे अगर आपको कोई मदद मिल रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ ये हेल्पफुल था या नहीं। और अगर कोई आपको सजेशन देना है कि हाँ ये चीज़ मुझे नहीं सही लगी, ये आपको इस तरीके से नहीं रखने चाहिए थे, कोई अलग तरीका बताना चाहिए था, तो प्लीज़ आई एम हैप्पी टू नो दैट। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाएं और वो चीज़ अपनी नीचे लिखें, मैं उसको ज़रूर पढ़ूंगा, सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई करता हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और ऐसे ही करते रहिए स्टडी प्रत्यूष। थैंक यू सो मच। अच्छा पढ़ें, अच्छे बनें।